टुडे वी विल डू स्पाइरल मॉडल। जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है, स्पाइरल का मतलब गोल गोल घूमना। द स्पाइरल मॉडल इज अनदर एवोल्यूशनरी अप्रोच to software development defined by Barry Boehm in his 1988 article, A Spiral Model of Software Development and Enhancement। जो स्पाइरल मॉडल पहली बार आया था जो सामने, वो बैरी बोहम ने लिखा था, आर्टिकल लिखा था 1988 में, और आर्टिकल का नाम था अ स्पाइरल मॉडल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड एनहांसमेंट। मतलब सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का एक स्पाइरल मॉडल है और उसको कैसे एनहांस किया जाए, मेंटेन किया जाए, उसमें कैसे चेंजेस किए जाए। दिस मॉडल एड्रेसेस द वीकनेसेस ऑफ वाटरफॉल मॉडल with respect to treatment of software development risks। ये जो वाटरफॉल मॉडल की वीकनेसेस थी, लिमिटेशंस थी, उसको इम्प्रूव करता है ये मॉडल, और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रिस्क को भी ट्रीट करता है, मतलब ठीक करता है। बेसिकली जो ये सॉफ्टवेयर है, दिस इज़ अ रिस्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। अगर आप किसी कंपटीशन में जाते हो और पूछा जाता है कि बड़े सारे मॉडल्स दिए हुए हैं और उसमें से आपको ये पता लगाना है कि कौन सा मॉडल रिस्क को मैनेज करता है, तो आप बिना कुछ सोचे स्पाइरल मॉडल को टिक कर सकते हैं। इट हैज़ गॉट इट्स नेम स्पाइरल दैट अपीयर्स व्हेन रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। जब हम इस मॉडल को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो वो एक स्पाइरल शेप आ जाती है, इसलिए इसका नाम क्या है, स्पाइरल। और बहुत इम्पोर्टेंट बात है, इट इज़ कॉल्ड मेटा मॉडल, मॉडल अबाउट मॉडल, because it contains all the life cycle models। क्योंकि इस एक मॉडल के अंदर, इसका जो स्पाइरल मॉडल है उसमें हमारे साइकिल में बहुत से मॉडल्स इंक्लूड हो जाते हैं। तो उन सब मॉडल्स को इंक्लूड करके हम इसे कहते हैं कि ये एक ऐसा मॉडल है जिसमें और भी मॉडल्स इंक्लूडेड हैं, जैसे वाटरफॉल मॉडल, वो भी इसमें इंक्लूडेड है, वो हम आगे देखेंगे। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड मेटा मॉडल। तो आपके पेपर में ये भी आ सकता है, एक्सप्लेन द मेटा मॉडल, या फिर मेटा मॉडल के बारे में बताइए कौन सा मॉडल मेटा मॉडल कहलाता है। द स्पाइरल इज अ रिस्क रिडक्शन ओरिएंटेड मॉडल दैट ब्रेक्स अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट अप इनटू मिनी प्रोजेक्ट्स। ये क्या है, रिस्क रिडक्शन। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिस्क को ये रिड्यूस करता है, कम करता है। दैट ब्रेक्स अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट अप इनटू मिनी प्रोजेक्ट्स, छोटे छोटे, मिनी मीन्स छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में उसको ये रिड्यूस कर देता है। ईच एड्रेसिंग वन और मोर मेजर रिस्क, और हर जो मॉडल है वो एक मेजर रिस्क को रिड्यूस करता है, मतलब रिस्क मैनेजमेंट को परफॉर्म करता है। इट एम्बेड्स रिस्क मैनेजमेंट, और क्या करता है, व्हाट इट डू, रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटीज विथ डेवलपमेंट एक्टिविटीज, डेवलपमेंट की एक्टिविटीज के साथ ये रिस्क मैनेजमेंट करता है। लैक ऑफ कॉन्टिन्यूस रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी इज द मेन रीजन फॉर प्रोजेक्ट फेलियर। जो बाकी प्रोजेक्ट्स फेल हो जाते हैं उसके पीछे क्या रीज़न है, कि उसमें रिस्क मैनेजमेंट नहीं होती। लैक ऑफ कॉन्टिन्यूस रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, मतलब जो लगातार रिस्क को मैनेजमेंट करनी चाहिए, रिस्क की मैनेजमेंट करनी चाहिए, उसकी लैकिंग होती है, मतलब उसकी कमी होती है। सो विद रिस्क मैनेजमेंट फैसिलिटी embedded within software development process, this model contributes to enhancing quality of the software। तो इस सॉफ्टवेयर में जो ये हमारा स्पाइरल मॉडल है, इसमें रिस्क मैनेजमेंट फैसिलिटी एम्बेडेड है, मतलब दी गई है, जिससे हमारा जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो रिस्क को भी कंट्रोल करता है और मैनेज करके रिड्यूस कर देता है। इट आल्सो कंट्रीब्यूट्स फॉर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का सक्सेसफुली कंप्लीशन हो जाता है, रिजल्टिंग इन, सक्सेसफुली कंप्लीशन होने के बाद क्या रिजल्ट आता है, डेवलपमेंट ऑफ कंप्लीट एंड करेक्ट प्रोडक्ट। कैसा प्रोडक्ट हमें मिलता है,
कंप्लीट एंड करेक्ट, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं, कंप्लीट एंड करेक्ट प्रोडक्ट मिलता है हमें। फंक्शनैलिटीज विद इन गिवन बजट एंड टाइम कंस्ट्रेंट, एक पर्टिकुलर गिवन बजट में और उसी टाइम कंस्ट्रेंट में हमें हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होकर मिल जाता है। आफ्टर मेजर रिस्क हैव बीन एड्रेस्ड, जब मेजर रिस्क हमारा ख़त्म हो जाता है, हमें मिल जाता है, द स्पाइरल मॉडल टर्मिनेट्स, जब हमारे सारे रिस्क्स ख़त्म हो जाते हैं, हमें मिल जाते हैं, एड्रेस हो जाते हैं, तो हमारा स्पाइरल मॉडल टर्मिनेट हो जाता है एज अ वाटरफॉल मॉडल, वाटरफॉल मॉडल की तरह ये भी टर्मिनेट हो जाता है। द स्पाइरल मॉडल फॉलोज अ साइक्लिक अप्रोच, साइकिल की तरह गोल गोल चलता है ये। आगे हम इसका डायग्राम देखेंगे कि कैसे साइकिल की तरह होता है। टू इंक्रीमेंटली डेवलप द सॉफ्टवेयर सिस्टम while reducing the project risk as the project goes through cycles of development, जैसे जैसे साइकिल बढ़ता रहता है, चलता रहता है, वैसे वैसे रिस्क जो है वो रिड्यूस होता रहता है, मतलब कम होता रहता है। ईच साइकिल इज डिवाइडेड इनटू 4 क्वाड्रेंट्स, 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया गया है हमारा साइकिल। इन द इनिशियल पास प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन इज बिल्ट, प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन बिल्ट होती है। सबसे पहले तो हम स्पेसिफिकेशन ही देते हैं ना, SRS सबमिट करते हैं। एंड इन सब्सिक्वेंट पासेस अराउंड द स्पाइरल, और जैसे जैसे स्पाइरल हमारा मूव करता रहता है, द प्रोटोटाइप गेट्स डेवलप्ड एंड देन मोर इम्प्रूव्ड वर्जन्स ऑफ सॉफ्टवेयर गेट डेवलप्ड। जैसे जैसे हमारा स्पाइरल आगे बढ़ता है, पहले स्पेसिफिकेशन लेते हैं, फिर प्रोटोटाइप आता है, और ऐसे करके हमारी आगे कोडिंग, टेस्टिंग, इवेल्युएशन सब जो है वो स्टेजेस कंप्लीट होती रहती हैं। द डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट स्टार्ट्स एट द कोर ऑफ द स्पाइरल, कोर मीन्स सेंटर, जो सेंटर है उसके स्पाइरल के सेंटर में हमारी डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, एंड कॉन्टिन्यूज अलोंग द स्पाइरल पाथ इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ये हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता रहता है। आपको यहाँ स्पाइरल पाथ दिखाई दे रहा है, डायग्राम ये बुक में बना हुआ है। मैं आपको कैसे आप हाथ से आसान तरीके से भी इसको बना सकते हो वो मैं आपको कॉपी पे बना के दिखाऊंगी एंड में। द स्पाइरल मॉडल हैज़ 4 क्वाड्रेंट्स हुज मेन टास्क्स आर, देखो जो स्पाइरल मॉडल है वो ऐसे एक लाइन हॉरिजॉन्टल है और एक लाइन वर्टिकल है। ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हमारी वर्टिकल लाइन है। तो हमने इसको 4 क्वाड्रेंट्स पे डिवाइड कर दिया है, 1 2 3 एंड 4। क्वाड्रेंट 1 क्या करता है, डिटरमिन ऑब्जेक्टिव्स, ऑल्टरनेटिव्स एंड कंस्ट्रेंट्स। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसके अंदर हम ऑब्जेक्टिव्स, ऑल्टरनेटिव्स और कंस्ट्रेंट्स को डिस्कस करते हैं। जो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है इसमें हम इवेल्युएट करते हैं ऑल्टरनेटिव्स, आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व द रिस्क, रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं और रिजॉल्व करते हैं, मतलब उसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड फेज है इसमें हम क्या कहते हैं, वेरीफाई नेक्स्ट लेवल प्रोडक्ट। इसमें हम जो नेक्स्ट लेवल प्रोडक्ट होता है उसको वेरीफाई करते हैं। फिर हम करते हैं प्लान नेक्स्ट फेज को प्लान करते हैं। द मेन पर्पज ऑफ स्पाइरल मॉडल इज टू रिड्यूस द रिस्क इन द प्रोजेक्ट। जो मेन पर्पज होता है वो बेसिकली प्रोजेक्ट के रिस्क को कम करना होता है। द मेन पर्पज ऑफ स्पाइरल मॉडल इज टू रिड्यूस द रिस्क इन द प्रोजेक्ट इन विच इट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड। जिस भी प्रोजेक्ट में इसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं वहाँ पे ये रिस्क मैनेजमेंट करता है। इट इज़ कॉल्ड स्पाइरल बिकॉज द सेम एक्टिविटीज़ आर रिपीटेड, जो एक्टिविटीज़ हैं वो बार बार रिपीट होती हैं। फॉर ऑल द लूप्स, जितनी भी लूप्स है, एक लूप चला आपका, फिर अगली बार जो अगला लूप है वो आपका वही एक्टिविटीज़ को रिपीट करेगा, उसको लूप भी कह सकते हैं और हम स्पाइरल भी कह सकते हैं। ये हमारा स्पाइरल मॉडल है। इसको बनाने का तरीका ये है कि पहले आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, फिर आप एक वर्टिकल लाइन बनाएंगे। इसका आपने यहाँ से ये स्टार्ट करना है क्योंकि ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है जिसमें हम प्लानिंग कर रहे हैं, SRS को रीड कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, फिर आपका ये रिजॉल्व कर रहे हैं रिस्क को,
नेक्स्ट आपका टेस्टिंग एंड कोडिंग चल रहा है और यहाँ पे आपका फाइनल स्टेज। इसके बाद भी अगर हमारे सॉफ्टवेयर में, हमारे डेवलपमेंट में कोई कमी है तो आप इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे और हर लूप के साथ आप वही जो इसके मेन फीचर्स हैं हर क्वाड्रेंट के, वो आपके कंटिन्यू होंगे। तो आपने बेसिकली इसको पहले ऐसे बनाकर ये इसके से लूप्स बनाने हैं। लूप आपका यहाँ पे भी ख़त्म हो सकता है, यहाँ भी ख़त्म हो सकता है, यहाँ भी ख़त्म हो सकता है जब आपकी रिस्क मैनेजमेंट पूरी हो जाएगी। तो आपने 1, 2, 3 एंड 4 क्वाड्रेंट्स लिखने हैं और उनकी हेडिंग लिखनी है। क्या करता है ये? प्लानिंग करता है, ये रिस्क रिजॉल्व करता है और ये डेवलपमेंट करता है, ये प्लान नेक्स्ट फेज करता है और यहाँ पे हमारी प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन भी होती है। और जैसे जैसे हमारा ये जो रेडियस है बढ़ता रहेगा वैसे वैसे हमारी कॉस्ट भी बढ़ती रहेगी। अगर हमने फर्स्ट फेज़ में अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया है, एक लूप में हमने कंप्लीट कर लिया है, तो ये जो रेडियस है ये क्या है? कम है। और यहाँ तक अगर हम कंप्लीट करते हैं तो ज़्यादा है। तो यहाँ तक की कॉस्ट कम है, जैसे जैसे ये बढ़ेगा यहाँ कॉस्ट और ज़्यादा, यहाँ कॉस्ट और ज़्यादा बढ़ती रहेगी। द कॉस्ट विल इंक्रीज अलोंग विद द रेडियस। तो आपको क्या लिखना है इसमें? आपको ये हेडिंग्स लिखनी है, 3 हेडिंग्स जो दी गई हैं, 4 हेडिंग्स। और उसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हैं रिस्क एनालिसिस। हर फेज़ पे रिस्क एनालिसिस हो रही है। यहाँ पे आप प्रोटोटाइप यूज़ कर रहे हो, प्रोटोटाइप 1, प्रोटोटाइप 2, प्रोटोटाइप 3। और इस फेज़ में आप क्या कर रहे हैं? टेस्टिंग एंड कोडिंग। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स को आप देख रहे हैं, रिक्वायरमेंट्स वेरिफिकेशन कर रहे हैं। और नेक्स्ट फेज़ आपकी आ जाती है डेवलपमेंट प्लान। रिक्वायरमेंट्स प्लान लाइफ साइकिल आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। A software project repeatedly passes through these quadrants in iteration, called spirals in this model, as it is incrementally developed. जैसे जैसे हमारा सॉफ्टवेयर डेवलप होता रहता है तो वो प्रोजेक्ट जो है वो ये 4 क्वाड्रेंट्स के आइट्रेशन में चलता है, मतलब स्पाइरल्स में घूमता रहता है। ईच साइकिल इन्वॉल्व्स सम सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉर ईच कंसर्न। A typical traversal through 4 quadrants is as follows. इन जो 4 क्वाड्रेंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए हम आगे अब देखेंगे, पढ़ेंगे। Each cycle of the first quadrant commences with identifying the objective of the portion. Each cycle of the first quadrant में क्या करता है? Commences with identify. Commences में start होता है, begin होता है। begin होता है, क्या चीज़ begin होती है? Identify करना। The objectives of the portion, कि उस प्रोजेक्ट के क्या ऑब्जेक्टिव्स है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, क्या एम है उसको। Portion of the product being elaborated. In addition, it determines other alternatives and constraints which are possible in accomplishing objectives. तो और क्या डिटर्मिन करता है ये? ऑल्टरनेटिव्स एंड कंस्ट्रेंट्स, क्या क्या लिमिटेशंस उसके ऊपर या रिस्ट्रिक्शंस हमें लगानी है। विच आर पॉसिबल टू अकम्प्लिशिंग द ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्टिव को अकम्प्लिश करने के लिए, पूरा करने के लिए चाहिए होती हैं। इन दिस फेज कॉस्ट एंड शेड्यूल ऑफ सॉफ्टवेयर इज प्लान्ड, और वट एवर कॉस्ट वी हैव टू आस्क फ्रॉम द यूज़र, वो भी हमें यहीं पे ही शेड्यूल करनी होती है, कॉस्ट का पता लगाना होता है। एंड एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू यूज़र रिक्वायरमेंट्स, और यूज़र की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग उसे एडजस्ट कर देते हैं हम। इन दिस सेकेंड क्वाड्रेंट, जो हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट था, वी इवेल्युएट ऑल्टरनेटिव्स बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स एंड कंस्ट्रेंट्स। इसमें हम ऑल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट करते हैं। जो हमने ऊपर ऑल्टरनेटिव्स और कंस्ट्रेंट्स दिए थे, ऑब्जेक्टिव्स दिए थे, उसके बेस पे हम और ऑल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट करते हैं। दिस प्रोसेस फोकसेस ऑन सोर्सेज ऑफ प्रोजेक्ट रिस्क। ये जो प्रोसेस है किस पे फोकस करता है, किस पे सारा ध्यान डालता है? प्रोजेक्ट रिस्क के सोर्सेज पे। रिस्क्स टेक अवे फ्रॉम accomplishing objectives of the project. So, formulation of a cost-effective strategy of
resolving risk is followed, like prototyping, कस्टमर रिव्यूज, मॉडलिंग एट्सेट्रा। तो इस फेज में हमारा क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजीज को रिजॉल्व किया जाता है। लाइक प्रोटोटाइपिंग यूज करते हैं हम इसमें, कस्टमर रिव्यूज लेते हैं और मॉडलिंग करते हैं। द थर्ड क्वाड्रेंट इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंट ऑफ नेक्स्ट लेवल प्रोटोटाइप वाइल कंसिडरिंग द रिस्क्स दैट कैन अकर। और जो थर्ड क्वाड्रेंट है वो क्या इन्वॉल्व करता है, नेक्स्ट लेवल प्रोटोटाइप को। रिस्क मैनेजमेंट इज असेंशियल, उसमें भी क्या है, रिस्क मैनेजमेंट असेंशियल है, ज़रूरी है। फॉर दिस टाइम एंड एफर्ट इज डिवोटेड ऑन ईच प्रोजेक्ट एक्टिविटी सच एज प्लानिंग, क्वालिटी एश्योरेंस, वेरिफिकेशन एंड टेस्टिंग। तो ये सारे फीचर्स उसके अंदर हम थर्ड क्वाड्रेंट में डालते हैं। When all the performance, development and interrelated risk का रिजॉल्व, अब हमारी डेवलपमेंट हो रही है और रिस्क जो है वो इंटररिलेटेड जो रिस्क है वो रिजॉल्व हो चुके हैं, द वाटरफॉल अप्रोच इज फॉलोड। उसके बाद क्या होता है, वाटरफॉल अप्रोच को हम फॉलो करते हैं। मॉडिफाइड एज अप्रोप्रिएट टू अकोमोडेट इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट, और साथ साथ में हमारी जो डेवलपमेंट है वो बढ़ती रहती है। इट इंक्लूड्स कंसेप्ट ऑफ ऑपरेशंस, software requirements, software design, implementation and testing. Each level of software specification is then followed by a validation step. जो हर लेवल होता है सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन का वो फॉलोड होता है वैलिडेशन स्टेप से, एंड प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स फॉर द सक्सीडिंग साइकिल्स, और आगे के जो साइकिल्स है उसकी प्रिपरेशन की जाती है कि हमें वो चाहिए, नहीं चाहिए, तो कितना लेवल का चाहिए। The spiral model consists of different cycles and in each cycle we try to address risk. हर साइकिल पे हमें क्या देखना होता है कि क्या रिस्क है, element that we see, and we plan development in order to identify ways of addressing those risks. और उस तरह से हम प्लान करते हैं कि हर बार हमें हमारे रिस्क जो है वो मिलते रहे और हम उसको रिड्यूस करते रहें। At the end of each cycle, a review is conducted. हर साइकिल के एंड में, जब एक पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाता है, उसके एंड में क्या होता है, एक रिव्यू, फीडबैक दिया जाता है बाय इंडिविजुअल्स और यूजर्स। हर किसी से एक फीडबैक लिया जाता है कि वो ठीक है या नहीं है। दिस इंक्लूड्स रिव्यू ऑफ ऑल इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स डेवलप्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस साइकिल, और जो पहले वाले साइकिल के जितने भी प्रोडक्ट्स हमने इंट्रोड्यूस किए हैं उन सब का रिव्यू लिया जाता है। इन एडिशन इट इंक्लूड्स प्लान फॉर द नेक्स्ट साइकिल एंड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर द साइकिल, और ये भी इंक्लूड करता है कि हमें आगे के साइकिल के लिए हमें क्या क्या चाहिए, कौन कौन से रिसोर्सेज साइकिल में डालनी है। We shall now briefly discuss various cycles in the spiral model. Cycle 0. Cycle 0 is carried out in order to determine the feasibility of the system in terms of resources, cost, schedule and productivity. Cycle 0 में हम क्या फाइंड आउट करते हैं कि कितना वो फिजिबल है, किस किस फील्ड में, रिसोर्सेज में, कोस्ट में, शेड्यूल में और प्रोडक्टिविटी में। The new system requirements are defined in as much detail as possible. This usually involves interviewing a number of users, बड़े सारे यूजर्स का इंटरव्यू लेना, representing all the external and internal users and other aspects of the existing system. Cycle 1. The output of this cycle is a basic requirement. इसका आउटपुट क्या है, मतलब इसके एंड में हमें क्या मिलेगा, बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द लाइफ साइकिल प्लान फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंसेप्ट इन्वॉल्व्ड एज फोर। जो इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हमें बेसिक कंसेप्ट चाहिए होता है वो हमें साइकिल 1 से मिलता है, वो साइकिल 1 का आउटपुट है। साइकिल 2. In this cycle, a top level requirement analysis is conducted. साइकिल 2 में एक टॉप लेवल की रिक्वायरमेंट एनालिसिस को कंडक्ट किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है, मतलब रिक्वायरमेंट्स ली जाती हैं।
The requirements are specified and validated following the risk driven approach. और रिस्क मैनेज करने की अप्रोच से मैनेज करने के लिए उसे फॉलो किया जाता है. द आउटपुट ऑफ दिस साइकिल इज अ डेवलपमेंट प्लान. और जो इसका आउटपुट है इस साइकिल का वो है डेवलपमेंट प्लान. साइकिल 3. इन दिस साइकिल प्रीलिमिनरी डिज़ाइन इज क्रिएटेड. मतलब एक इंट्रोडक्टरी डिज़ाइन को क्रिएट किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है और उसको वैलिडेट किया जाता है. The output of this cycle is the integration and test plan. आउटपुट क्या है इसका? एक टेस्ट प्लान दिया जाता है, वो इसको आउटपुट लिया जाता है. साइकिल 4. दिस साइकिल कंस्ट्रक्ट्स द डिटेल्ड डिज़ाइन ऑफ द प्रोडक्ट. इसमें क्या है? डिटेल्ड डिज़ाइन को अंडरलाइन कीजिए. डिटेल्ड डिज़ाइन इस प्रोडक्ट में मिलता है. इट इंक्लूड्स कोडिंग, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग एंड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग. इसमें मोस्टली सारी टेस्टिंग की जाती है ताकि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो तैयार हो जाए, रिस्क मैनेजमेंट है या नहीं है ये हमें पता लग जाए. द स्पाइरल मॉडल इज सजेस्टेड वेयर द रिक्वायरमेंट्स एंड सोल्यूशन कॉल फॉर डेवलपिंग अ लार्ज कॉम्प्लेक्स कंप्लीट सिस्टम विद मैनी फीचर्स एंड फैसिलिटीज़. स्पाइरल मॉडल कहाँ पे यूज़ करना चाहिए, कहाँ पे हम सुजेस्ट करते हैं कि ये मॉडल के लिए आप स्पाइरल मॉडल यूज़ कीजिए सॉफ्टवेयर के लिए, जहाँ पे आपको कंप्लीट और कॉम्प्लेक्स सिस्टम यूज़ करना होता है जिसमें आपको सारे फीचर्स चाहिए और फैसिलिटीज़ चाहिए. द रेडिकल डायमेंशन ऑफ दिस साइकिल रिप्रेजेंट्स द क्युमुलेटिव कॉस्ट. जो रेडिकल डायमेंशंस होते हैं मतलब आगे आगे प्रोग्रेसिव इसका साइकिल जब चलता है, स्पाइरल्स आगे आगे आते हैं, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है? इंक्रीज ऑफ कॉस्ट. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जितना रेडियस आपका इंक्रीज करेगा, जितने आपके साइकिल्स इंक्रीज करेंगे उतने ही आपके कॉस्ट में इंक्रीमेंट होगा. एंड द एंगुलर डायमेंशन रिप्रेजेंट्स द प्रोग्रेस मेड इन कंप्लीटिंग ईच साइकिल ऑफ द स्पाइरल. और एंगुलर डायमेंशन से, एंगल से हमें क्या पता चलता है कि कितनी हमारी प्रोग्रेस हुई है. The spiral model is similar to the waterfall model. ये waterfall model जैसा है. As software requirements are understood at early stages of both the models. दोनों मॉडल्स में जो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स है, SRS है, वो स्टार्टिंग में ही इंट्रोड्यूस हो जाती है, इसलिए ये दोनों मॉडल्स क्या है? एक जैसे हैं. However, major risks involved with developing the final software are resolved in spiral model. पर वाटरफॉल मॉडल के कंपैरेटिवली ये ज़्यादा अच्छा है स्पाइरल मॉडल, क्योंकि इसमें डेवलपमेंट के साथ साथ रिस्क मैनेजमेंट भी पूरी की जाती है. व्हेन दीज इश्यूज आर रिजॉल्व, जब ये इश्यूज जो हैं वो रिजॉल्व कर दिए जाते हैं, सॉल्व कर दिए जाते हैं, अ डिटेल डिज़ाइन ऑफ सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड. एक डिटेल डिज़ाइन सॉफ्टवेयर का डेवलप किया जाता है. The spiral model is similar to the prototyping model as both are aimed at developing a prototype. जो स्पाइरल मॉडल है वो प्रोटोटाइप मॉडल की तरह ही है, सिमिलर है उसके. क्यों? क्योंकि बोथ आर एम्ड एट डेवलपिंग अ प्रोटोटाइप. दोनों में प्रोटोटाइप डेवलप किया जाता है until यूज़र रिक्वायरमेंट्स आर accomplished, जब तक यूज़र रिक्वायरमेंट्स accomplish नहीं की जाती. In the second step of spiral model, a prototype is developed to clearly understood and achieve user requirements. जो second step है उसमें prototype को develop किया जाता है to achieve user requirements. If user requirements are not satisfied, अगर user की requirements से satisfied नहीं होंगी, a new operational prototype is developed. अगर उसकी requirements satisfied नहीं हो पाती तो दोबारा से एक और प्रोटोटाइप बनाया जाता है जिसमें उसकी रिक्वायरमेंट्स को दोबारा से स्टडी करके, रीड करके उसको डेवलप किया जाता है. अनलाइक इंक्रीमेंटल मॉडल वेयर वी ट्राई टू रिलीज द डिफरेंट वर्जन्स बेस्ड ऑन डिफरेंट फीचर्स इन द प्रोडक्ट, इन स्पाइरल मॉडल एज वी गो थ्रू डिफरेंट साइकिल्स वी एड्रेस डिफरेंट रिस्क. तो वो कहता है कि इंक्रीमेंटल मॉडल में जो हम नहीं कर पाए वो ये था कि हम रिस्क को आइडेंटिफाई करके उसको सॉल्व नहीं कर पाते थे, पर इसमें हम कर रहे हैं. एडवांटेजेस क्या क्या है अब इसकी? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आता है
के एडवांटेजेस क्या क्या हैं? इट फोकसेस ऑन एलिमिनेटिंग एरर्स एंड अनअट्रैक्टिव ऑल्टरनेटिव्स अर्ली। ये फोकस करता है, किस पे फोकस करता है? टू एलिमिनेट द एरर्स, एरर्स को पूरी तरह से एलिमिनेट करना, ख़त्म करना। इट आल्सो एक्सप्लोर्स ऑप्शंस इन्वॉल्विंग रीयूज ऑफ एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर, कि हम दोबारा से इसी सॉफ्टवेयर को कैसे से यूज़ कर सकते हैं। अर्ली आइट्रेशंस ऑफ द प्रोजेक्ट आर द चीपेस्ट, और जैसे हमने बताया था कि इतना कम रेडियस है तो उतना ही वो चीपेस्ट है। तो अर्ली आइट्रेशंस जो है, अर्ली जो लूप्स होती हैं, दे आर वेरी चीप, एनेबलिंग द हाईएस्ट रिस्क टू बी एड्रेस्ड एट द लोएस्ट टोटल कॉस्ट। और जो यूज़र है उसको उसकी कॉस्ट कम पड़ती है और जो रिस्क है वो भी उसमें मैनेज हो जाता है। दिस एंश्योर्स दैट एज कॉस्ट इंक्रीज रिस्क डिक्रीजेस, और जैसे जैसे हमारी कॉस्ट इंक्रीज करती है, रेडियस इंक्रीज करता है, जो रिस्क है वो कम होता रहता है, डिक्रीज हो जाता है। री-इवैल्यूएशन आफ्टर ईच स्टेप allows changes in user perspectives, technological advancements। री-इवैल्यूएशन मतलब बार बार जो हम इवैल्यूएट करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत हर प्रोस्पेक्टिव में यूज़र के प्रोस्पेक्टिव से बेनिफिशियल है, टेक्निकली भी बेनिफिशियल होता है वो। गुड फॉर लार्ज, कैसे सॉफ्टवेयर्स के लिए ये बहुत अच्छा है? लार्ज हो, कॉम्प्लेक्स हो, डायनेमिक हो, है मिशन क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स, जो मिशन क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स होते हैं जैसे मिसाइल्स वगैरह, वैसे प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। एस्टिमेशन ऑफ बजट एंड शेड्यूल गेट्स रियलिस्टिक एज वर्क प्रोग्रेसेस, जो बजट है और जो शेड्यूल है वो आपका जैसे जैसे वर्क प्रोग्रेस होता है वो और भी अच्छा होता रहता है, रियलिस्टिक होता रहता है। हर प्रोजेक्ट के, हर मॉडल के कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं, तो इसके भी थोड़े से डिसएडवांटेजेस भी हैं। कैन बी एज कॉस्टली मॉडल टू यूज़, कैन बी अ कॉस्टली मॉडल टू यूज़, जैसे जैसे डायमीटर आपका रेडियस इंक्रीज होगा तो कॉस्ट आपकी इंक्रीज होगी, तो ये अगर आप ज़्यादा उसको स्पायरल लेते हो तो वो कॉस्ट को भी इफ़ेक्ट कर सकता है। इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड एंड रिक्वायर्स अटेंटिव एंड नॉलेजेबल मैनेजमेंट टू पुल इट ऑफ, और इसको बनाने के लिए, इसको इस पर काम करने के लिए बहुत ही नॉलेज वाली मैनेजमेंट चाहिए होती है। प्रोजेक्ट सक्सेस इज़ हाईली डिपेंडेंट, प्रोजेक्ट्स की जो सक्सेस है वो हाईली डिपेंडेंट है ऑन द रिस्क असेसमेंट एंटरप्राइज एक्सपर्टाइज पे। डजंट वर्क वेल फॉर स्मॉलर प्रोजेक्ट्स, छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं रहता। जैसे ऊपर हमने देखा था कि लार्ज और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स के लिए ये मॉडल अच्छा वर्क करता है। अप्लाई डिफरेंटली फॉर ईच एप्लीकेशन, हर तरह की एप्लीकेशन के लिए इसको डिफरेंट तरीके से अप्लाई किया जाता है। मतलब हर तरीके के सॉफ्टवेयर के लिए रिस्क मैनेजमेंट जितनी ज़्यादा होती है उतनी ज़्यादा स्पायरल है, तो स्पायरल पे डिपेंड करता है कि कितना ये बड़ा है। ईच लूप कंटेन्स 4 क्वाड्रेंट्स सो टेक्स मोर टाइम टू कंप्लीट, क्योंकि हर लूप, एक लूप अगर आपने किया तो आपको अगर 1 घंटा लगा, फिर आपसे अगर आप रिस्क मैनेजमेंट के लिए सेकंड लूप भी चलाते हो तो 1 घंटा आपको और लगता है। 4 क्वाड्रेंट्स आपको कंप्लीट करने होते हैं, तो क्या करता है ये, टाइम भी ज़्यादा ले सकता है।